कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आज डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल के बारे में। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत को समझेंगे, इसका थ्योरी और विद न्यूमेरिकल। किसी कंपनी की कैपिटल दो तरीके की हो सकती है, इक्विटी कैपिटल हो सकती है और प्रेफरेंस कैपिटल हो सकती है। इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर से प्राप्त होती है, प्रेफरेंस कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके प्राप्त होती है। दोनों ही कैपिटल होती हैं। अंतर यह होता है कि जो प्रेफरेंस कैपिटल के होल्डर होते हैं, मतलब जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हुए हैं, उनको दो तरह के प्रेफरेंस मिलते हैं, दो तरह के पूर्वाधिकार मिलते हैं। ये भी शेयर होल्डर ही होते हैं, लेकिन बाकी जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी अपेक्षा इनको दो प्रेफरेंस होते हैं। पहला प्रेफरेंस इनको मिलता है इस चीज में कि जब कभी कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट में से पहले जो डिविडेंड बांटा जाएगा, डिविडेंड कहते हैं लाभांश। जब कंपनी को लाभ होता है तो उस लाभ को सभी अंशधारियों में बांट दिया जाता है, और अंशधारियों में जब बांटा जाता है तो उस बांटे गए लाभ को कहते हैं डिविडेंड, और हिंदी में बोलते हैं इसको लाभांश। प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को इस बात का प्रेफरेंस होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले इनको डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसके बाद दूसरा प्रेफरेंस क्या होता है? इनको पहला प्रेफरेंस तो हुआ डिविडेंड में, यानी कि पहले लाभ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। दूसरा प्रेफरेंस होता है अगर कंपनी कभी समाप्त होती है, वाइंड अप होती है, यानी कि लिक्विडेट होती है। जब कभी कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी का समापन होता है, तो ऐसे केस में पूंजी की वापसी, कैपिटल का रिटर्न पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो कैपिटल लगाया गया है उनके द्वारा बिजनेस में, वो पहले वापस किया जाता है। बाद में अगर बचेगा तो इक्विटी की कैपिटल वापस की जाएगी। तो इस तरीके से इनको दो तरह का पूर्वाधिकार होता है, इसलिए इनको प्रेफरेंस कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, वो भी एक निश्चित दर से मिलता है, यानी कि एक स्पेसिफिक रेट से मिलता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में पहले से ही लाभ की दर तय होती है, ऐसा बोला जा सकता है। जैसे अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे तो उसको पहले ही बताना पड़ेगा कि वो इन पे कितना डिविडेंड देगी, 9%, 10%, 8% या 11%। जो भी डिविडेंड देना चाहेगी कंपनी, वो पहले ही लिखना होता है और वो प्रेफरेंस शेयर के साथ लगाया जाता है, और इसलिए इसको बोला जाता है 9% प्रेफरेंस कैपिटल। अगर 10% डिविडेंड कंपनी देना चाहेगी तो इन शेयर्स के इशू पे बोलेगी 10% प्रेफरेंस कैपिटल। जो भी रेट होगा वो यहां पे बता दिया जाएगा, मतलब पहले से ही तय होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किस दर से लाभांश मिलना है। अब बात करते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाली जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इनका रेट पहले से ही तय होता है, तो इसके आधार पर इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें भी जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो रिडीमेबल हो सकते हैं या इरिडीमेबल हो सकते हैं, डिवेंचर्स की तरह। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जब होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो तब तक रहेगी कंपनी के पास जब तक कंपनी चलती रहेगी। जब कभी कंपनी समाप्त होगी तभी ये कैपिटल वापस की जाएगी। हालांकि नए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। हर एक कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ही इशू करने होंगे। फिर भी चूंकि ये कॉन्सेप्ट है तो समझना इसको भी आवश्यक है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट जानने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। जो डिविडेंड प्रेफरेंस पे दिया जाएगा, यानी कि
डिविडेंड पेबल जितना भी बनेगा, जितना भी डिविडेंड पेबल होगा प्रेफरेंस शेयर्स पे, वही कॉस्ट होगी इसकी, अपॉन नेट प्रोसीड जितना वास्तव में प्राप्त हुआ प्रेफरेंस शेयर्स पे पैसा इनटू 100, तो परसेंटेज में इसकी कॉस्ट आ जाती है। अगर इसको सामान्य एग्जांपल में कहें, हालांकि डिटेल में हम एग्जांपल देखेंगे, सपोज करिए, मान लीजिए अगर हमें डिविडेंड से कुल 1 लाख रुपए प्राप्त, अगर हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख में ली है, शेयर इशू करने से प्रेफरेंस कैपिटल हमने 1 लाख ली है, मतलब 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर अगर हमने इशू किए, और सपोज करिए हमें इस पे जो डिविडेंड देना है वो 9000 देना है, तो इसका जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो 9000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, और इस तरीके से इसकी कॉस्ट भी 9% ही आएगी, क्योंकि हमने अगर एट पार पे इशू किए हैं। अगर मान लो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हमने 1,20,000 में इशू किए होते, मतलब प्रीमियम पे, तो हमको जो नेट प्रोसीड है वो 1,20,000 मिलता, और तब हम इसको कैलकुलेशन करते 9000 इसका जो डिविडेंड बनेगा अपॉन 1,20,000 जो हमको पैसा प्राप्त हुआ इंटू 100, और फिर जो परसेंटेज आएगी वही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहलाएगी। दूसरी बात, जब भी हम डिविडेंड के आधार पे कोई कॉस्ट निकालते हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, तो चूंकि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड टैक्स के लिए अलाउड नहीं होता है, मतलब पहले टैक्स जब पे कर देंगे उसके बाद ही आप डिविडेंड पे कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, तो टैक्स डिविडेंड से पहले दे दिया जाता है। इसलिए डिविडेंड के बेस पे जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो नेचुरली जो कॉस्ट आती है वो आफ्टर टैक्स ही होती है। अगर हमें बिफोर टैक्स जानना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, बिफोर टैक्स के लिए कॉस्ट आफ्टर टैक्स अपॉन इसके कर दिया जाता है 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स, इससे डिवाइड करते हैं तो ये कॉस्ट बिफोर टैक्स आ जाती है। यहां पे सीपी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डीपी का मतलब डिविडेंड पेबल, इसके लिए वर्ड दूसरा भी यूज हो सकता है, कोई भी, केवल डी आप डिविडेंड भी रख सकते हैं, आप पीडी भी लिख सकते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नेट प्रोसीड यानी कि शुद्ध प्राप्ति जितनी हुई, नेट प्रोसीड का मतलब है जो प्रेफरेंस कैपिटल का फेस वैल्यू है उसमें से अगर कोई इशू पे खर्चे हैं तो उनको घटा देंगे, अगर इशू पे कोई डिस्काउंट दिया है तो उसको घटा देंगे, अगर कोई प्रीमियम मिला है तो उसको जोड़ देंगे। अब एक एग्जांपल से चेक करते हैं किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। ए लिमिटेड है, उसने इशू किए 5000 8% प्रेफरेंस शेयर, ए लिमिटेड ने 5000 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किए, 100 रुपए का प्रत्येक और 4% के प्रीमियम पे। एक्सपेंसेस हैं इशू के, अंडर राइटिंग कमीशन 1.5%, ब्रोकरेज 0.5% है, और बाकी के खर्चे 10,000 है। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स दोनों, और ये एज्यूम करते हुए कि टैक्स का रेट 60% है इनकम पे, डिविडेंड पे। तो अब देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है, तो 5000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, कैपिटल 5 लाख हो जाएगी। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बनेगा इस पे, 5 लाख शेयर कैपिटल हो गई, फेस वैल्यू पे निकाला जाता है डिविडेंड हमेशा, 8% रेट है, इसलिए 40,000 का डिविडेंड इन पे बन जाएगा पर एनम। कॉस्ट ऑफ इशू कितना होगा, तो अंडर राइटिंग कमीशन उन्होंने दिया 1.5% है, अंडर राइटर को जो कमीशन दिया जाएगा, तो 5 लाख रुपए फेस वैल्यू पे अंडर राइटर का कमीशन निकालेंगे। अंडर राइटर उन पार्टीज को कहते हैं जो पार्टी किसी कंपनी के शेयर बिकवाने की, शेयर को सेल कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, उनको अंडर राइटर कहते हैं, और इसके बदले में उनको कमीशन दिया जाता है। तो कंपनी को ये खर्च पड़ रहा है 1.5%, 5 लाख का निकालेंगे तो 7,500 आ जाता है। फिर ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। ब्रोकरेज होता है जो ब्रोकर्स होते हैं, जो मार्केट में शेयर ब्रोकर होते हैं, हमारे शेयर्स के सेल में मदद करते हैं, लेकिन अंडर राइटर जो होते हैं ये थोड़े से अलग एक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, ये गारंटी लेते हैं कि हमारे शेयर जो हैं वो सब्सक्राइब होंगे ही, अगर नहीं होंगे तो ये उनको स्वयं सब्सक्राइब कर लेते हैं। सामान्य भाषा में बोले तो ये हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे शेयर बिक ही जाएंगे, अगर नहीं बिकेंगे तो ये स्वयं खरीद लेते हैं। ब्रोकरेज एक सामान्य ब्रोकर्स को दी जाती है जो केवल शेयर मार्केट में जो इशू को बिकवाने का काम करते हैं। तो जो ब्रोकरेज है वो 0.5% है, 5 लाख का, वो हो जाता है 2500। इस तरह टोटल खर्चा 7,500 और 2,500। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस दिए हैं उन्होंने क्वेश्चन में 10,000 रुपए के। ये तो कुल मिलाकर के टोटल कॉस्ट जो इशू की आएगी हमें वो हो जाएगी 20,000, 20,000 रुपए। अब प्रीमियम ऑन इशू, हम चूंकि शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे 4% पे, तो 5 लाख जो फेस वैल्यू है उस पे 4% प्रीमियम भी मिलेगा शेयर इशू करने पे, तो 20,000 का प्रीमियम मिल जाएगा।
प्रीमियम का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से ऊपर जब हम शेयर को बेचते हैं तो फेस वैल्यू से जितना ऊपर होता है उसको प्रीमियम बोला जाता है। तो 4% प्रीमियम है, 5 लाख फेस वैल्यू है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की, इसलिए 20,000 पे हमें प्रीमियम मिलेगा। तो नेट प्रोसीड अगर कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू 5 लाख रुपए है, प्रीमियम हमको मिल रहा है 20,000 रुपए, इससे हमारी प्राप्ति बढ़ जाएगी। लेकिन कॉस्ट हो रहा है इशू पे 20,000, इससे हमारी प्राप्ति घट जाएगी और कुल मिलाकर के फाइनली जो अमाउंट नेट प्रोसीड मिलेगी वो 5 लाख ही आ जाएगी। अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स जब निकालेंगे तो डिविडेंड पेबल जितना बनेगा, डिविडेंड पेबल हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, ये 40,000 बन रहा है, तो 40,000 अपॉन नेट प्रोसीड जो है अमाउंट का वो अभी कैलकुलेट किया 5 लाख, तो 5 लाख रुपए हमें जो मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, उन पे हम सालाना 40,000 का डिविडेंड देंगे, तो इसकी परसेंटेज निकाल ली जाएगी 8%। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स। अब जब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बिफोर टैक्स तो इसमें यूज करेंगे कॉस्ट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स। 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स दिया था हमें 60%, 60% को लिखा जा सकता है 60 अपॉन 100 और 60 अपॉन 100 को लिखा जा सकता है 0.6, एक ही बात है। तो इसलिए 0.6 यहां पे लिख दिया रेट ऑफ टैक्स, 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स किया तो 0.40 आ जाएगा और 8 जो कॉस्ट आफ्टर टैक्स थी उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 20 मतलब 20% आ जाएगा और इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बिफोर टैक्स। तो इसके बाद अब देखेंगे नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल है तब उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो अगेन जब रिडीमेबल होता है तो उस समय देखा जाता है दो तरह के खर्चे, एक तो जो डिविडेंड है वो तो देखा ही जाता है, प्लस ये भी देखा जाता है कि उस पीरियड में, जिस पीरियड में ये प्रेफरेंस कैपिटल हमारे पास रहेगी, क्या कोई और भी कॉस्ट बन रही है, तो वो और कॉस्ट कैसे बनती है उसको मैं सामान्य एग्जांपल से बताता हूं, फिर इसका पूरा डिटेल एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए डिविडेंड, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा कि 9,000 रुपए का डिविडेंड है, तो ये तो खर्चा है ही डिविडेंड जो देना पड़ेगा, प्लस सपोज करिए आपके जो 1 लाख रुपए के शेयर आपने इशू किए हैं आज, मान लिए आपने 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए और कॉस्ट का आपका जो इशू का कॉस्ट है वो बैठ गया 10,000, तो कुल मिलाकर के 1 लाख के जो शेयर हैं उनमें से आपको प्राप्त कितना पैसा हुआ, 10,000 आप इशू का घटा देंगे तो आपके पास जो शुद्ध प्राप्ति आएगी वो 90,000 आएगी, यानी कि नेट प्रोसीड आपको मिल रही है 90,000 रुपए। 1 लाख के शेयर इशू किए, 10,000 कॉस्ट ऑफ इशू हो गया तो 90,000 मिलेंगे आपको। अब आप कहते हैं कि जब हम इनको रिडीम करेंगे तो पूरे 1 लाख वापस करेंगे, तो इसका मतलब आप रिडेम्पशन पे वापस करेंगे 1 लाख और आज आपको मिल रहे हैं 90,000, तो इसका मतलब 10,000 तो इसमें भी खो रहे हैं आपके, 10,000 इसमें भी लॉस हो रहा है आपका, और इस 10,000 को आप इतने दिन में बांट देंगे जितने दिन ये प्रेफरेंस कैपिटल आपके पास रहेगी। सपोज करिए आपके ये जो प्रेफरेंस कैपिटल है ये 10 साल के लिए आपने इशू की है, तो 10 साल बाद रिडेम्पशन करेंगे, मतलब 10 साल तक आपको यूज करेंगे। तो जब इस कैपिटल को 10 साल तक यूज करेंगे और इसमें जो लॉस 10,000 का हो रहा है इसको पर एनम लॉस जब देखेंगे तो 10 से डिवाइड करके ये आ जाएगा केवल 1,000, तो 9,000 आप डिविडेंड देंगे और 1,000 जो कॉस्ट बैठ रही है मैच्योरिटी वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की और नेट प्रोसीड के बीच में, आप उसको 10 से डिवाइड करें, यानी कि नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करें तो 1,000 ये कॉस्ट आ गई। कुल मिलाकर के 9,000 प्लस 1,000 ये 10,000 रुपए आपको पर एनम इन पे प्रेफरेंस शेयर्स पे, प्रेफरेंस कैपिटल पे आपको कॉस्ट पड़ेगी, पहली बात। तो इसलिए जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उसमें प्लस किया जाता है ये कॉस्ट जो पूरे टेन्योर में पड़ता है, और इसको निकालने का तरीका है मैच्योरिटी वैल्यू प्रेफरेंस की, यानी कि लास्ट में आप क्या पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, माइनस नेट प्रोसीड जो शुद्ध आपको पैसा मिल रहा है, और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स जितने दिन तक प्रेफरेंस कैपिटल आपके पास रहेगी। डिवाइड किया जाता है इसको नीचे। अब नीचे चूंकि यहां पे जो प्रेफरेंस कैपिटल है आपको प्रोसीड जो हो रहा है पैसा यानी कि प्राप्त हो रहा है वो 90,000 हो रहा है और आप रिटर्न करेंगे 1 लाख, तो ओपनिंग में 90,000 आपको मिल रहे हैं, क्लोजिंग में आप पे करेंगे 1 लाख, तो इनका एवरेज कर दिया जाता है और एवरेज करने के लिए यूज किया जाता है मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। इनकी आप एवरेज निकालेंगे तो आपके पास ये 95,000 आएगा, और इसकी आप कॉस्ट देखना चाहेंगे तो इस तरीके से निकलेगी 10,000 अपॉन 95,000 इंटू 100, और इस तरह आपकी कॉस्ट आ जाएगी। और ये कॉस्ट जो आएगी ये भी आफ्टर टैक्स ही आएगी, क्योंकि अगेन जो डिविडेंड दिया जाता है वो टैक्स के बाद ही दिया जाता है, तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट निकल करके आएगी वो टैक्स के बाद ही आएगी। बाकी यहां पे
जो यूज किए गए हैं टर्मिनोलॉजी, सीपी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डीपी मतलब डिविडेंड पेबल, इसको पीडी भी बोल सकते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, एमवी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब लास्ट में जब पीरियड समाप्त हो जाएगा तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देंगे, एनपी मतलब नेट प्रोसीड, अगेन नेट प्रोसीड क्या होगा, फेस वैल्यू में से माइनस करेंगे इश्यू के खर्चे, माइनस करेंगे डिस्काउंट, और अगर प्रीमियम आपको मिल रहा है तो ये ऐड कर देंगे, इस तरह नेट प्रोसीड आ जाएगी। एन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल पीरियड, जितने दिन तक प्रेफरेंस कैपिटल आपके पास रहेगी। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालना चाहो बिफोर टैक्स तो अगेन वही तरीका है, कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स के साथ। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं और इससे ये क्लियर हो जाएगा इसका प्रोसेस। ए लिमिटेड ने इशू किए 4000 प्रेफरेंस शेयर जो कि 12% डिविडेंड वाले हैं, 100 रुपए का प्रति एक है। ये शेयर रिडीमेबल है आफ्टर 10 ईयर और ये रिडीमेबल है एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, यानी कि जब आप रिडीम करोगे, जब आप पैसा वापस लौटाओगे तो 5 रुपए पर शेयर आप एक्स्ट्रा वापस करोगे। कॉस्ट ऑफ इशू है 3 रुपीज पर शेयर और आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एज्यूम करते हुए कि टैक्स का रेट 50% है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगी, क्योंकि हमने देखा 4000 शेयर थे, 100 रुपीज के रेट के 4 लाख बन गई। ये सारी कैलकुलेशन मैंने अगेन यहाँ पे लिखी है, इसलिए आसानी से समझ आएगा। डिविडेंड पेबल कितना बनेगा, 4 लाख के शेयर हैं और 12% उन पर रेट है प्रेफरेंस डिविडेंड का, तो इसलिए टोटल 48,000 पर एनएम डिविडेंड बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ इशू है 4000 शेयर हैं, 3 रुपए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इशू दिया है पर शेयर, तो टोटल 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ इशू है। नेट प्रोसीड आप निकालेंगे तो 4 लाख में से माइनस करेंगे 12,000 और ये आ जाएगा 3,88,000, यानी कि 4 लाख के आपके प्रेफरेंस शेयर हैं, इशू की कॉस्ट है 12,000, कुल मिलाकर के आपको जो मिलेंगे वो 3,88,000 मिलेंगे, मतलब कंपनी को जो मिलेगा पैसा शेयर होल्डर से। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन पे प्रीमियम दिया जा रहा है 5%, तो 4 लाख का 5% निकाला जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा और इस तरीके से मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी 4 लाख प्लस 20,000, यानी कि मैच्योरिटी पे आप 4 लाख तो वापस करेंगे ही करेंगे, प्लस ये प्रीमियम भी वापस करेंगे। जब रिडेम्पशन पे प्रीमियम होता है तो वो कंपनी के लिए खर्चा होता है, कंपनी पे करती है। इशू पे प्रीमियम होता है तो वो कंपनी को मिलता है, कंपनी प्राप्त करती है। तो यहां पे कंपनी वापस करेगी बढ़ा करके पैसा, टोटल जाएगा 4,20,000। नंबर ऑफ ईयर्स है 10। अगेन इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे सभी वैल्यूज को, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आफ्टर टैक्स निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। अब केवल वैल्यूज को पुट करना है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स दिखाएंगे तो 48,000 डिविडेंड बन गया साल का। इसके बाद जो कॉस्ट पड़ी पर एनम के रेट से उसको निकालेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू 4,20,000 है, उसमें से आज जो प्राप्त हो रहे हैं वो 3,88,000, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है यानी कि टोटल ये मिलकर के आ जाएगा 32,000, इसको लेस करेंगे आप 32 आएगा, 32,000 को 10 ईयर्स में बांट देंगे तो हर साल 3,200 का खर्च पड़ेगा। इधर इनका एवरेज कैपिटल निकालेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यूज को देख करके, तो ये 4,04,000 आ जाता है। इसको टोटल कर देंगे तो पर एनम कॉस्ट पड़ रहा है, ये डिविडेंड का खर्चा है और ये बाकी जो कॉस्ट है मैच्योरिटी वैल्यू और प्रोसीड यानी कि नेट प्रोसीड शुरू में जो प्राप्त हो रहा है उनमें डिफरेंस का टोटल मिलकर के हो जाता है। कॉस्ट आपको पर एनम पड़ेगी 51,200 और ये एवरेज अमाउंट आ जाती है प्रेफरेंस कैपिटल की, और इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 12.67%। ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स आएगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बिफोर टैक्स अगर निकालना है तो वही तरीका है, कॉस्ट आफ्टर टैक्स, और इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस 0.50 से, तो ये आ जाता है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 25.34%। 25.34% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बिफोर टैक्स। तो इस लेक्चर में हमने समझा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है और उस कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगले लेक्चर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे।